आज हम लोग बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक का चैप्टर 1 द पीस फॉर लिविंग के विषय में पढ़ते हैं और यह जानते हैं कि इस कहानी में क्या दिया गया है और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। यह है किस विषय में, इसके लेखक ने क्या विश्लेषण किया है, इसके बारे में जानते हैं। हम लोग देखते हैं द पीस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन। आर.सी. हचिंसन ने इस विषय के बारे में वर्णन किया है, लिखा है। वह एक अच्छे लेखक हैं जिन्होंने अपनी कहानी के माध्यम से समकालीन परिस्थितियों के बारे में वर्णन किया है, विश्लेषण किया है। तो हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा कि इस चैप्टर में ये कहना क्या चाहते हैं और किसके बारे में संदेश दे रहे हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि चैप्टर में दिया गया है, आर.सी. हचिंसन ए ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। यह एक उपन्यासकार है, ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के उपन्यासकार हैं आर.सी. हचिंसन। एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर ऑफ टचिंग, जो प्रदर्शित करते हैं, अपने कहानी के माध्यम से बताते हैं असाधारण स्वभाव। एग्जिबिट्स मतलब प्रदर्शन करना हो गया, और एक्सेप्शनल मतलब असाधारण स्वभाव के बारे में, अपने कहानी के माध्यम में से असाधारण स्वभाव के बारे में। फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू, जो कि संवेदनशील समाज के बातों को वर्णन किए हैं, जो हार्ट टचिंग इशू है, सेंसिटिव इशू है, संवेदनशील विषय है, इसके बारे में अपने कहानी के माध्यम से वर्णन किए हैं। फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशूज ऑफ द कंटेम्पररी सोसाइटी, उस समय के समकालीन समाज के बारे में। जैसे जब यह लिखा गया था, लेखक ने जिस समय इसको लिखा है, उस समय के समाज और स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए उस समय के समकालीन समाज के बारे में, एक हृदय को छूने वाली हार्ट टचिंग सेंसिटिव इशू के बारे में वो अपने कहानी से प्रदर्शन किए हैं, दिखाए हैं। तो कंटेम्पररी सोसाइटी का मतलब हो गया समकालीन समाज, उस समय के समाज के विषय में, विथ ऑल इट्स कंट्राडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस। मतलब उस समय समाज के जो विरोधाभास है या फिर जो मिथ्याभास है। कंट्राडिक्शन का मतलब हो गया विरोधाभास, और पैराडॉक्सेस मतलब हो गया मिथ्याभास, यानी कि उस समय के जो समाज में विरोधाभास होते हैं, जो स्थिति परिस्थितियाँ होती हैं, उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है आर.सी. हचिंसन ने। इन द पीस फॉर लिविंग मतलब जीवन की रफ्तार में इन्होंने क्या वर्णन किया है। इन द पीस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन कैप्चर द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। मतलब जीवन की रफ्तार जो यह कहानी लिखे हैं, इसके अंतर्गत उन्होंने उन सभी बिंदुओं को कैप्चर किया है, उन सभी बिंदुओं के बारे में विश्लेषण किया है, वर्णन किया है, जो कि एक मनुष्य के कष्ट, मॉडर्न मैन, आधुनिक युग के तीव्र वेदना। एगोनी का अर्थ हो गया तीव्र वेदना, यानी कि उस समय के लोगों की तीव्र वेदना के बारे में उन्होंने इस चैप्टर में कैप्चर किया है। यानी कि इस चैप्टर के बारे में आधुनिक समाज में, उस समय के समकालीन समाज में जो परिस्थितियां होती थी, उस परिस्थिति के बारे में इन्होंने वर्णन किया है और उस समय के समाज की तीव्र वेदना को, मॉडर्न मैन, आधुनिक युग के तीव्र वेदना के बारे में विश्लेषण किया है। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, उन्होंने वर्णन किया है, बताया है कि कैसे एक गतिशील क्षण, जीवन की जो गति होती है, द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन मतलब मनुष्य की जो गतिशीलता होती है, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, उनकी जो वस्तुएं होती है, परिस्थिति तथ्य होते हैं, हर्ट्स द नॉर्मल रिदम, जो कि सामान्य लय को, नॉर्मल रिदम, सामान्य लय और ताल को, सामान्य जीवन जीने की परिस्थिति को किस तरह से वह प्रभावित करती है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑफ मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, और किस तरह से यह जो संवेदना है या जो गतिशीलता है, वह कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर में डाल देता है। किसको? तो मैन को, मनुष्य को, आदमी को, वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे और औरतें, मनुष्य सभी इससे प्रभावित होते हैं, सभी इसके प्रेशर में होते हैं। तो आइए, बहुत ही अच्छा यह
चैप्टर है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इसे हम लोग देखें कि कितना अच्छा इसमें वो कहानी के माध्यम से आर.सी. हचिंसन महोदय ने बताया है। यह बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के क्लास 10 का चैप्टर 1 है, द पेस फॉर लिविंग। तो आइए कहानी को हम लोग देखते हैं। कहानी बहुत ही रोचक है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई सो ए प्ले इन डबलिन। अब ये लेखक महोदय बोल रहे हैं, जो राइटर हैं आर.सी. हचिंसन, उन्होंने कहा आई सो ए प्ले। प्ले मीन्स होता है नाटक, कि मैंने एक नाटक देखा इन डबलिन। डबलिन शहर का नाम है जहाँ पे इन्होंने एक नाटक के देखा। नॉट लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात नहीं है, ये हाल फिलहाल की बात, जब उन्होंने लिखा था उसके समकालीन बात है कि नॉट लॉन्ग एगो, बहुत पहले नहीं, इन विच द चीफ कैरेक्टर, जिसमें इस नाटक में जो मुख्य भूमिका में जो थे चीफ कैरेक्टर यानी कि मुख्य भूमिका, वाज एन एल्डरली कॉर्न मर्चेंट इन स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, जिसमें मुख्य भूमिका के रूप में एक ऐसे व्यक्ति है जो कि कॉर्न मर्चेंट यानी कि अन्न का व्यापारी है, मकई व्यापारी है, जिसके बारे में इस कहानी में उन्होंने बताया है। इन स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, जो छोटा सा आयरिश शहर में, यानी कि वैसे शहर में छोटे से आयरिश कंट्री टाउन में वह व्यापारी है जो कॉर्न मर्चेंट है, यानी कि मकई का व्यापारी है। मकई बेचने वाला, भुट्टा बेचने वाला जो होता है, अनाज बेचने वाला, वह व्यापारी है। वही इस कहानी के चीफ कैरेक्टर में है, मुख्य पात्र में है, जो मतलब मुख्य भूमिका है द पीस फॉर लिविंग, उसके मुख्य पात्र में वह कॉर्न मर्चेंट है, यानी मकई का व्यापारी जो है ना, वह इसका मुख्य पात्र है, जो कहाँ रह रहा है, इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, जो कि एक छोटा सा आयरिश शहर में वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, वहाँ पे अपना व्यापार चला रहा है। ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज, वह मनुष्य जो है ना बहुत सारे भय और चिंता से ग्रसित है। ही वॉज ए मैन ऑफ, वह एक ऐसा आदमी है जो मेनी एंजाइटीज, एंजाइटीज का मतलब है भय, चिंता, तो वह ऐसा आदमी है जो बहुत तरह के भय और चिंता से ग्रसित है। हिज हार्ट्स वाज डिकी, और उसका जो हृदय भी है ना, वह भी बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण, यानी कि हमेशा भय की भावनाओं में रहता है। और इस तरह से डिकी मतलब हो गया दोषपूर्ण भावना में, वह हमेशा ग्रसित रहता है, उसके मन में कुछ ना कुछ डर की भावना जो होती है ना, डर की भावना, तो वह व्यक्ति जो है वो हमेशा डर की भावना में रहते हैं, उन्हें हमेशा भय और चिंता सताते रहती है। हिज नेफ्यू वाज चिटिंग हिम, और उसका जो भतीजा है ना, जो कॉर्न मर्चेंट है, यानी कि जो अनाज का व्यापारी है, और उसका भतीजा है, वह भतीजा क्या करता है, हिज नेफ्यू वाज चिटिंग, उसका भतीजा उससे छल करता है, उससे किसी तरह से चीट कर लेता है और उससे छल करता है। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग €10 ऑन ए हॉलीडे, और उसकी पत्नी जो है, हिज वाइफ, उसकी पत्नी मतलब जो भुट्टा जो बेच रहा है ना, उसकी पत्नी, हैड द फैंटास्टिक नोशन, फैंटास्टिक नोशन का मतलब हो गया एक शानदार, मतलब ये अवधारणा होना या कि धारणा होना। तो वो क्या कर रही है कि हिज वाइफ हैड, उनकी पत्नी को जो है, द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग, मतलब एक ऐसी धारणा बनी हुई है, शानदार धारणा है उसके मन की, ऑफ स्पेंडिंग मतलब व्यतीत करना, €10 ऑन ए हॉलीडे, मतलब $10 वो प्रत्येक हॉलीडे, मतलब जब भी छुट्टी का दिन होता है, चाहे कोई फंक्शन होता है, तो उसकी पत्नी की धारणा होती है कि हम कम से कम $10 खर्च करें। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, इस तरह से कुल मिलाकर कहा जाए तो पीस ऑफ लाइफ मतलब जीवन की जो गति है ना, वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, इस तरह से उसके जीवन में जो जीवन की गति है ना, वह बहुत ज़्यादा प्रभावित डालती है, और उसे बहुत ज़्यादा टू मच मतलब बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है उसके क्षणों को, क्योंकि उसका जो भतीजा है वह उसे चीट करता है, छल करता है, और उसकी वाइफ भी है, पत्नी भी है, उसे हर एक हॉलीडे में, यानी कि जब भी छुट्टियां होती हैं तो उसमें $10 उसको खर्च करने के लिए चाहिए, और ये बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है।
जबकि इसका हृदय भी जो है, दिल है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ, भयभीत रहता है। हमेशा उसे बहुत तरह की चिंता और भय होती है। एंजाइटीज मतलब भय और चिंता होता है, तो उसे बहुत तरह की चिंता होती है। अब आइए आगे देखते हैं ये कहानी में क्या है। बहुत ही मज़ेदार कहानी, सुनने से लग रहा है कि इस कहानी में आगे और क्या होना है। एंड इन ए मोमेंट ऑफ despair, he uttered a great cry from the heart. अब क्या ना कि वह क्या इन ए मोमेंट, और कुछ क्षणों में जो होता है, कुछ पल के लिए, ऑफ डिस्पेयर, वह पूरी तरह से निराश हो जाता है। वह सभी चीज़ों को देखकर, समस्याओं को देखकर पूरी तरह से निराश हो जाता है। He uttered a great cry from the heart, और उसके जीवन से ना, मतलब उसके हृदय से कड़ाह निकलती है। वह अपने मतलब हृदय से उसे कड़ाह निकलती है, एक ऐसी आवाज़, करुणा निकलती है, भावना निकलती है कि ग्रेट क्राई, और चिल्लाता है फ्रॉम द हार्ट, दिल से वह कड़ाहने लगता है, चिल्लाने लगता है। They tell me there is an aeroplane now that goes at 1,000 miles an hour. वह कहना चाहता है, वो मुझसे कहता है कि एक एरोप्लेन जो होता है, एक वायुयान होता है, नाउ दैट गोज, जो कि अभी जाता है, इतना दूरी तय करता है, एट 1,000 माइल्स एन आवर, मतलब 1 घंटा में 1,000 माइल की दूरी एक एरोप्लेन तय कर लेता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, यानी कि यह कितनी गतिशीलता हो गई है। यानी वह अपने जीवन में कराहने लगता है, और उसकी कराह में यह भावना निकलती है कि वह कहना चाहता है कि एक एरोप्लेन जो होता है वह 1,000 माइल्स की दूरी 1 घंटा में कैसे तय कर लेता है। और यह बहुत ही जीवन की गतिशीलता को बढ़ा रही है ना, ये जीवन की गतिशीलता को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रही है, बढ़ा रही है। तो यह उसके दिल की करुणा निकलती है। जब वो कराहने लगता है ना, वो चिल्लाने लगता है, सबकी बातों को जब सुनता है, तो उसके दिल की गति से करुणा निकलती है। अब आगे देखिए क्या करें। फॉर मी दैट वॉज द मोमेंट। अब जो ये लेखक क्या बोल रहे हैं कि जो नाटक है ना, इस नाटक को देखने के बाद लेखक बोल रहे हैं फॉर मी, मतलब मेरे लिए, दैट वॉज द मोस्ट, यह जो था ना, एक्साइटिंग लाइन इन द प्ले, मतलब मेरे लिए बहुत ही मंत्र मुग्ध कर देने वाला लाइन है इस नाटक का। जो यह वो बोला ना कि दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन, की एक हवाई जहाज, उसके दिल से जब करुणा निकलती है, वो कराहने लगता है, चिल्लाता है। तो वो कैसे इस बात को सोचता है कि एक हवाई जहाज जो है वह 1 घंटा में 1,000 माइल्स की दूरी तय कर लेता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, ये तो बहुत गतिशीलता है ना, ये बहुत गतिशीलता को बढ़ाती है। तो इसमें लेखक कहते हैं फॉर मी, मतलब मेरे लिए, दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन, मतलब ये जो था ना, ये लाइन जो बोला, ये मेरे लिए मुग्ध करने वाला लाइन था। इन द प्ले, नाटक का मुग्ध करने वाला लाइन था। द मैंस कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन, मतलब यह जो आदमी है ना, जो शिकायत कर रहा है, इसकी जो शिकायत है, द मैंस कंप्लेंट, मतलब जो ये आदमी शिकायत कर रहा है, जो ये बोल रहा है, करा रहा है, तो इसकी जो लाइनें हैं ना, जो बोला कि हाँ भाई अब दुख है, चिंता है, और उस बीच में जो ये अपनी लाइन को बताया, जब हृदय से उसको करुणा आ रही है, तो वो कैसे बोला, कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इरेलीवेंट, मतलब भव्यतापूर्वक किसी वस्तु के जो इरेलीवेंट का मतलब हो गया, जो इसका कोई संबंध ही नहीं है। जैसे उसको यदि कष्ट हो रही है, वेदना हो रही है, तो उसका दिमाग हवाई जहाज पे कैसे चला गया। तो इसके बारे में लेखक कहते हैं ऑन हीज ओन सिचुएशन, मतलब वो जिस परिस्थिति से, स्थिति से वो जूझ रहा है, उस स्थिति में उन बातों को कैसे दिमाग में लाया कि एक एरोप्लेन है, वो 1,000 माइल 1 घंटा में कैसे चला जाता है, जब वह उसकी सभी वाइफ छल कर रही है। उसका वाइफ को चाहिए $10 के जो खर्च करने के लिए, और इसके साथ ही उसका भतीजा भी छल कर रहा है। और उस समय उसके दिल में आ रहा है, जब उसको कराह निकलती है, जब वह हृदय से, जब वो अंदर से कराहता है, तो उसे यह भावना आती है, अभिव्यक्त करता है कि एक हवाई जहाज कैसे 1,000 माइल्स की दूरी तय कर लेता है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस का कहीं से कोई तुक नहीं बन रहा है जो उस लाइन से जुड़ जाए। ऐसा लेखक कहना चाह रहे हैं कि
यह उस परिस्थिति के अनुसार, उसके सिचुएशन के अनुसार जो यह एग्जाम्पल था वह सटीक नहीं था। जो मेरी समझ में आया कि वो बोल रहे हैं कि आखिर दुख और कष्ट में उसे हवाई जहाज की बातें कैसे याद आ गई। तो ग्लोरियसली इररिलेवेंट मतलब यह जो है ना भव्यतापूर्वक, बिना संबंध का, बिना तुक का बात जो ये उस समय कहा गया, ऑफ हिज ओन सिचुएशन, अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार उसका कोई तुक ही नहीं बैठता। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त जो हो गए, इसके बाद जो हो गए, एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, और ये कोई हंसने वाली बात नहीं थी, जैसा कि उन्होंने बिना तुकी का जो बात कहा, इस कोई हंसने वाली बात नहीं थी। इट स्ट्रक्ट मी, मतलब इस तरह का एग्जाम्पल देना जिसका कोई रिलेशन ही ना हो, इससे कोई मुझे हंसने वाली बात उसमें नज़र नहीं आई। लेखक महोदय ने कहा कि इसमें कोई हंसने वाली बात मुझे नहीं नजर आई। इट स्ट्रक्ट मी, इसने मुझे झकझोर कर रख दिया, मतलब शॉक्ड कर दिया। एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन of the way the Irish get at suitable truth by the most unlikely approaches, मतलब इस तरह का जो एग्जाम्पल उन्होंने दिया ना कि यह मुझे झकझोर कर रख दिया। मुझे आश्चर्य लगा कि इस समय यह इसका एग्जाम्पल का क्या मतलब है कि आयरिश गेट एट सटेबल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, मतलब असंभावित पहुंच तक का। स्टेबल का मतलब हो गया सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटा, और ट्रुथ मतलब सच्चाई, जो उन्होंने व्यक्त किया कि उस सच्चाई के आधार पर कि द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज, यह असंभावित पहुंच को व्यतीत करता। यू शो व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ड, मतलब आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका एग्जाम्पल जो एक मूर्खतापूर्ण उदाहरण को प्रस्तुत किया, जिसमें कोई हंसने वाली बात नहीं थी, और ये बातें जो थी लेखक महोदय को शॉक्ड कर दिया, मतलब झकझोर के रख दिया कि वहाँ पे कोई एग्जाम्पल वो सटीक बैठ नहीं रहा था कि हाँ इस समय वह चीज़ बोलना सही था कि एरोप्लेन इतना स्पीड क्यों चलता है। आगे देखते हैं। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, मतलब ऐसी बात नहीं है कि आई हैव डिसलाइक, मैंने नापसंद किया जैसे मूवमेंट ऑफ माई सेल्फ। मैं इसका मतलब दिया कि रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, जीवन की गति में ना बहुत तरह की मूवमेंट होती है, यानी कि हम जो सोचते हैं जीवन में, तो हमारा मंतरात्मा हो गया, मन हो गया, वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहता है। एक बार तीव्र सोच होती है, सारी चीज़ों को हम सोचने लगते हैं। तो यहाँ कर रहा है नॉट दैट, तो ऐसा नहीं है कि आई हैव एनी डिसलाइक, मैंने इस चीज़ को नापसंद किया। ऑफ रैपिड मूवमेंट ऑफ माई सेल्फ, मतलब मुझे तुरंत यहाँ तुरंत वहाँ घूमना, तेज गति के साथ घूमना पसंद नहीं है। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार, मैं आनंद लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। गोइंग इन ए कार मतलब एक कार में जाना, एट 90 माइल्स एन आवर, जो कि 90 माइल्स प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हो। जैसे 1 माइल्स इक्वल टू हो गया 1.6 किलोमीटर, तो 90 माइल्स का मतलब हो गया 1.6 इंटू 90, यानी कि 144 किलोमीटर पर आवर, मतलब कार की उस गति में। अब ये बोल रहे हैं कि आई इंजॉय मतलब मैं आनंद लेता हूँ, गोइंग इन ए कार, एक कार में सफ़र करना, एट 19 माइल्स एन आवर, जो 1 घंटे में 90 मील की दूरी तय करती है। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, मतलब इस लंबी दूरी को तय करने में यह कोई मायने नहीं कि वह कार मेरी है या नहीं है और मैं इसको ड्राइविंग कर रहा हूँ। मतलब सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, जैसा कि मैं उस कार का ड्राइविंग कर रहा हूँ, एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, और इसका कोई यह अर्थ नहीं है कि वह मेरी कार है या नहीं है। अब आगे देखिए, आई adore the machines that hurl you about at Battersea। अब यह करना कि जो आई एडोर मतलब मशीन्स, आज जो मशीन का जो युग हो गया ना, लाइफ हो गया, जीवन की गति को बढ़ा दिया है। मशीनें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा रफ्तार को बढ़ा देती हैं। तो कह रहा है कि आई एडोर द मशीन्स, मतलब जो मशीन गतिशीलता को बढ़ाती है,
द हॉर्ल यू अबाउट एट बिटर्सी, जैसे बिटर्सी शहर का नाम है, जो मशीनों और टेक्नोलॉजी से आधुनिकता से भरी हुई है, जिसके कारण इसके प्रभाव से उसमें बहुत ज़्यादा विशेषता और गुण विकसित हो गई है। टू डाइन इन लंदन, मतलब ये मशीन और टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर मैं खाना लंदन में खाऊं, एंड लंच इन न्यूयॉर्क, और दोपहर का जो मध्याह्न भोजन होता है ना, मिड डे में दोपहर का जो मील हो गया, खाना हो गया, वो न्यूयॉर्क में करूं। नेक्स्ट डे सीम्स टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री एक्सपीरियंस, मतलब रात का खाना जो हो गया वो मैं लंदन में करूं, और अगले दिन का जो खाना हो गया दोपहर का वो मैं न्यूयॉर्क में करूं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, सीम्स टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री, यह मेरे लिए बहुत ही संतोषजनक एक्सपीरियंस अनुभव होगा। लेकिन आई एडमिट इन excludes all the real pleasures of travel, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि ये सभी जो है ना, थोड़ा सा ये जो है वास्तविक सुखद से यात्रा करना हमें वास्तविक सुखद से थोड़ा सा भिन्न हो जाती है। द सॉर्ट ऑफ फन, जो कि हमारे क्या बोलते हैं, फन यानी कि जो एंटरटेन हो गया, उसमें द सॉर्ट ऑफ फन you get from the country bus in Somerset और स्पेन, जैसे थोड़ा सा यदि हम कंट्री बस जो शहर की बसें होती हैं उससे चलने पे, वो जो सोमरसेट और स्पेन जगह का नाम है, उसके बीच में वो नाटकीय ढंग से ज़्यादा मज़ा देता है जिससे हम वहाँ पे घूम सकें। बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, यह जो है ना, यह एक हल्का फुल्का सा जो नाटक है वो हमें उस बस में भी मिल सकती है जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, और उसी से हम यात्रा करते हैं कहाँ पर, तो यह इसके साथ हम लोग सोमरसेट से लेकर स्पेन तक की यात्रा करते हैं। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर ancestors had to do without, and we might just as well accept its gratefully, और हमारे जो पूर्वज थे ना, वो इस तरह की सुखद भावना का अनुभव नहीं कर पाए। जैसे जो पूर्वज रहे होंगे आज से 100 साल पहले, उन्हें इस जीवन की गति के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। उन्हें क्या पता कि आज ट्रेन से मूवमेंट होती है, या फिर हम एरोप्लेन से जा सकते हैं, बहुत दूरी तय कर सकते हैं। तो एरोप्लेन के जो दूरी है, या फिर जो हम गाड़ी से चलते हैं, ये सभी सुखों से हमारे एंसेस्टर्स यानी पूर्वज जो थे वो वंचित रह गए। उन्हें इन सारी सुखों का भोग नहीं कर पाए और वो इनके बारे में नहीं जान पाए। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो हैं, हैड टू डू विदाउट, मतलब उन्होंने इस तरह के सुखों को, इस तरह के जीवन की गति के बारे में नहीं जान पाया। एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट द ग्रेटफुली, जो आज हम लोग इस गति के बारे में, जिस रफ्तार के बारे में जानते हैं, उससे पूर्वज अनभिज्ञ रह गए। नाउ वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी is where the mental activities of our time tend as they naturally do, यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिकम समथिंग्स अनफेयरली, हमारे दिमाग की जो गति होती है ना, तेज रफ्तार होती है, वह मेंटल एक्टिविटी को जांचती है, और उस तरह से हम अपने दिमाग पे जब प्रेशर डालते हैं तो ज़्यादा रफ्तार से कार्य कर सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वेयर स्पीड, जहाँ पर कि गति के बारे में चर्चा की जाए, बिकम समथिंग जो कुछ अनफ्रेंडली टू मी, यह इस तरह की गति जो है ना मेरे लिए एक अनफ्रेंडली मूवमेंट के बारे में बताता है कि यह अनफ्रेंडली है टू मी, इन वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड्स एज दे नेचुरली डू, उस समय जो है ना, वास्तविकता उसमें तो अपने समय के आधार पर नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से परिवर्तित होते रहती है। समय की गति होती है जो परिवर्तित होते रहती है। टू फॉलो द पीस ऑफ द मशीन
आज हम लोग की मशीन की गति के आधार पर इसको ज़्यादा रफ्तार में बढ़ाते चले जा रहे हैं और बढ़ रहा है, और हम लोग उसका अनुकरण कर रहे हैं, गतिशीलता के अनुकरण कर रहे हैं। आई स्पीक विथ prejudice because I belong to the tribe of slow thinkers। मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं यह पूर्व धारणा से सहमत हूँ। आई स्पीक, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, विथ प्रेजुडाइस मतलब पूर्व धारणा से, पहले की धारणा से मैं इस तरह से पूर्णतः भली भांति अवगत हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, मैं मंद गति से सोचने वालों में से हूँ, मतलब बाद के स्तर का मंद सोच वाला हूँ। दोज हु आर क्रस्ट विथ एल स्पिरिट डी एल डिसलायर, यानी कि यह जो है ना एल स्पिरिट्स डी एल इस क्लियर, इसका अर्थ हो गया कि ये फ्रांस का वैसा शब्द है जिसके बारे में जो मंद सोचने वाला है, जिसके बारे में हम लोग बहुत टाइम से सोचते हैं। होता ना, कोई बात किसी के सामने प्रेजेंट टाइम में कहना है तो हाजिर जवाबी ना हो करके फिर बाद में उसके जवाब को देना। जैसे कहीं कुछ बात कहना हो और मुझे उस समय वो बात याद नहीं हुई, लेकिन बाद में हमें यह चीज़ आई कि शायद हमें ऐसा कहना चाहिए था, उस समय हमें इस बात को रखना चाहिए, तो ये बाद में मुझे सोच आती है कि उस क्षण में हमें क्या कहना चाहिए। इसी के बारे में फ्रांस का यह वर्ड है, जिसका मतलब हो गया मंद सोच वाला, या फिर जिसका सोचने का स्तर बहुत क्या बोले उसको, मंद हो, कमजोर हो। इसी के बारे में एक वर्ड है कि एल स्प्रिट डी एल स्क्लेरियर, इसका मतलब हो गया कि मंद सोच वाला। पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट devastating repeat about 4 hours after the party over। मतलब बहुत सारा ऐसा थिंकर्स होते हैं, सोचने वाले होते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन वो उनको ना मैं ऐसा सोचने वाला हूँ जो 4 घंटे बाद मुझे आती है कि उस पार्टी में मुझे क्या कहनी चाहिए। यानी कि एट प्रेजेंट मुझे समझ में नहीं आता है क्या कहनी चाहिए, लेकिन इसके बारे में ये अपने आप को मानता है कि मैं ऐसा सोचने वाला हूँ कि 4 घंटे बाद, जब पार्टी ख़त्म हो जाती है उसके 4 घंटे बाद मुझे इसके बारे में पता चलती है कि मुझे क्या करना चाहिए। 4 hours आफ्टर द पार्टी इज ओवर, पार्टी खत्म होने के 4 घंटे के बाद मुझे यह पता चलती है कि मुझे क्या कहनी चाहिए। आई एम वन ऑफ दोज हु आर guaranteed to get the lowest mark in the any intelligence test। अब ये बोल रहे कि आई एम वन ऑफ दोज, मैं उन लोगों में से हूँ, हु आर गारंटीड, जिन्हें गारंटी के साथ, मतलब जिनको यह पूरी तरह से गारंटी है कि टू गेट द लोएस्ट मार्क्स, जो सबसे कम नंबर प्राप्त करेंगे इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट, किसी तरह की बुद्धि की परीक्षा यदि हो रही है, बुद्धि परीक्षा में सबसे लोएस्ट मार्क्स प्राप्त करेंगे। बिकॉज दोज टेस्ट और ऑल द ऑन्स आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी designed to measure the speed of your mind more than anything else। यानी कि ये जो टेस्ट होती है ना, इसके बारे में बता रहे हैं लेखक महोदय, ये सभी एक गति की टेस्ट होती है, जो जीवन की गति होती है, या फिर माइंड टेस्ट जो होती है, वो माइंड टेस्ट कहीं ना कहीं हमें इस तरह के बारे में डिजायर करती है, इस चीज़ के बारे में प्रेरित करती है कि हमारे दिमाग की गति कितने, डिजाइन टू मेजर, जो कि मापता है, किस चीज़ को मापता है, द स्पीड ऑफ योर माइंड, आपके मस्तिष्क की गति को मापता है, मोर देन एनी वन एल्स, दूसरों से तुलना करने में आप कितना स्पीड सोचते हैं और कितना जल्दी आप किसी चीज़ों को जानते हैं। तो ये जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं ना, इस चीज़ को मानने मतलब मापने के लिए होता है। ओबियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरेबल हैंडीकैप्ड इन बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। मतलब बिल्कुल इस तरह से, ओबियसली मतलब बिल्कुल, विश्व हम लोग देखते हैं कि थिंकर्स आर ट्रेवली हैंडीकैप्ड, जो स्लो थिंकर्स होते हैं ना, वो भयंकर विकलांग, मस्तिष्क से विकलांग होते हैं, सोचने में जिनकी कमी होती है,
इन बिजनेस, वह कोई बिजनेस और गेटिंग अ लिविंग, और कोई जीवन का जीविकोपार्जन के संबंधी कार्य करते हैं, उसमें स्लो थिंकर्स की गति जो होती है वो कहीं ना कहीं कमी ला देती है. बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट फ्लो is not so much the practical use of one's minds as it used for enjoyment. लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है ना, वो enjoyment करने के लिए जो होती है वह उस क्षण में जो माइंड की गति होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है. जैसे किसी चीज़ के बारे में आनंदित करना हो या एंटरटेन करना है, मनोरंजन करना हो, तो उसमें जो जीवन जो गति होती है माइंड इज इट्स यूज ऑफ एंजॉयमेंट. मतलब उस तरीका में जो जीवन की एंजॉयमेंट है उसमें ज़्यादा वह भूमिका निभाती है. एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, वेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा जाता हूँ, लेखक महोदय बता रहे हैं कि जब भी मैं सिनेमा देखने के लिए जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग, मैं अपने आप को पाता हूँ कि निराशा भरा जो कोहरा होता है ना, होपलेस फॉग मतलब पूरा कुहासा से भरा हुआ है और चारों तरफ निराशा है, उसी निराशा भरे फॉग कुहा में मैं अपने आप को पाता हूँ. एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, और प्रत्येक 2 और 3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ, मैं अपनी पत्नी की तरफ मुड़ता हूँ. जब सिनेमा देखने के लिए जाता हूँ तो हर एक 2 और 3 मिनट के बाद अपनी पत्नी की तरफ मुड़ता हूँ. फॉर इनलाइनमेंट, मतलब इन चीज़ों को समझने के लिए, सिनेमा में क्या बोल रहा है इन चीज़ों को समझने के लिए मैं 2 से 3 मिनट के बाद ही पत्नी की तरफ मुड़ता हूँ और उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि इसमें आखिर स्टोरी क्या है. मतलब मस्तिष्क से बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि हूँ कि उस स्टोरी को समझ नहीं पाता हूँ. जैसे हमारा दिमाग जो होता है ना अलग अलग तरह के कार्यों करता है और उसमें सोचने की क्षमता बहुत स्पीड होती है. आई विस्पर, मतलब मैं उनसे कानाफूसी करता हूँ, बुदबुदाता हूँ. सिनेमा जब देखने जाता हूँ तो सिनेमा चलने के क्रम में मैं पत्नी की तरफ मुड़ता हूँ और उनसे पूछता हूँ. आई विस्पर मतलब बुदबुदाना और पूछना. इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी शो एट द बिगिनिंग, क्या ये जो लड़की है वही लड़की है जिसे मैंने सिनेमा के पहले देखा था. इज दिस द सेम गर्ल, क्या वही लड़की है एज द वन जो कि पहले वी शो एट द बिगिनिंग जिसे मैंने शुरू में देखा था. यह मैं अपनी पत्नी से सवाल करता हूँ. एंड सी विस्पर्ड बैक, और वो मुझे मतलब कानाफूसी हो गया ना, पुनः वो मुझे जवाब देती है. विस्पर्ड बैक मतलब फिर से मुझे जवाब देती है. नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, मतलब ना इस फिल्म में ना 3 लड़कियां हैं, अलग अलग लड़कियां हैं, सेम गर्ल नहीं है, तो सभी अलग अलग हैं. ए टॉल blonde, a short blonde and a medium sized brunette. अब इसका मतलब हो गया कि 3 इसमें लड़कियां हैं. इस सिनेमा में कुल 3 लड़कियां हैं जिसमें से पहली क्या हो गया, ए टॉल ब्लॉन्ड. इसका मतलब हो गया कि एक लंबी सुनहरा बालों वाली नीली आंखों वाली जो लड़की है, जो इसका बाल लंबा है और नीला भूरा सुनहरा उसका सुनहरा बाल है और नीली आंखों वाली है. इस शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक छोटी बाल वाली है, छोटी बाल जिसका भूरा आता है सुनहरे कलर का, उसको ब्लॉन्ड बोलते हैं. और एक लंबे बाल वाली है और एक छोटे बाल वाली है. एंड मीडियम साइज ब्रूनटी, और एक जो है ना बीच की जो सावले रंग की है, शाबली है, मतलब एक लड़की ऐसी है जो सावले रंग की है, जिसको ब्रूनटी मतलब हो गया काले बालों वाली, और सावली जो ना तो गोरी है ना ही ज़्यादा काली है, उसके बीच की है और काले बालों वाली है. तो 3 तरह की लड़कियां हैं. कॉल देम ए बी एंड सी, उसे आप ए बी और सी नाम दे सकते हैं. तीनों लड़कियों को आप बोल सकते हैं ए बी और सी. द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हर्ट ऑफ व्हेन ही कम्स इनसाइड, और इसमें हीरो वह आदमी है जो कि अपनी टोपी को उतार देता है. टेक ऑफ देयर हर्ट्स मतलब व्हेन हु टेक्स हिज हैट ऑफ, वो अपने टोपी को उतार देता है. व्हेन ही कम्स, जब वह इंडोर्स घर के अंदर आता है. इस तरह से पत्नियां सभी बातों को समझाती हैं कि इसमें 3 अलग अलग हीरोइनें हैं और तीनों को आप ए बी सी नाम दे सकते हैं. एक लड़की है जिसकी लंबे बाल हैं और भूरे कलर की है, सुनहरा और नीली आँख है. दूसरी लड़की का जो बाल है वो छोटा है और भूरे कलर का है. और तीसरी लड़की जो है वह सावली है और उसके बाल काले हैं. 3 तरह से उसका नाम दे सकते हैं. और इसका जो हीरो है ना वो
जो हैट्स ऑफ मतलब टोपी खोलकर जो घर के अंदर प्रवेश कर रहा है वही इस फिल्म का हीरो है। इस तरह से पत्नी उन्हें समझाती है लेखक महोदय को। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स, और ये जो हीरो है ना वो सभी लड़कियों से बारी बारी से प्यार करता है, प्यार करेगा। ही इज गोइंग टू फॉल मतलब सभी से प्यार करेगा, विथ गर्ल्स BCA इन दैट ऑर्डर, मतलब जो हीरो है वो सभी लड़कियों से B से C से और A से बारी बारी से उन सभी लड़कियों से प्यार करेगा। एंड शो इट प्रूव्स टू बी, और शायद ऐसा ही इस स्टोरी में होगा। ये सारी बातें पत्नी बताती हैं। Did you have a mind which had trained itself to work in high gear, thought as a matter of fact it can work in other gears just as well, मतलब हम अपने दिमाग को ना गियर की तरह स्पीड कर सकते हैं। जैसे गाड़ी हम चलाते हैं तो उसमें गियर लगाते हैं, टॉप गियर हो गया या फिर 2 गियर 3 4, उस तरह से माइंड भी जो होता है वो गियर के आधार पे स्पीड होता है। उसको हम टॉप गियर कर सकते हैं तो हमारा माइंड बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है। जैसे कि हमारा माइंड एब्जॉर्ब करता है किन चीज़ों को, जब यदि हम कोई फिल्म देखते हैं तो 3 घंटे की मूवी में हमारा माइंड उसको रिपीट करता है और सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। उस 3 घंटा पूरी स्टोरी को हमारा दिमाग समझ जाता है। तो वैसे ही हमारा टॉप स्पीड मतलब दिमाग को आप टॉप स्पीड पे ले जा सकते हैं। तो वही कर रहा है कि ट्रेंड इटसेल्फ मतलब अपने दिमाग को ट्रेंड कर सकते हैं टू वर्क इन, जो कार्य कर सकता है, प्रशिक्षण दे सकते हैं जो कार्य कर सकता है हाई गियर, जो कि अच्छे उच्च गियर में सबसे टॉप गियर में, थ्रू द मैटर ऑफ फैक्ट जो तथ्यों को जान सके, इस तरह से अपने दिमाग को एडजस्ट कर सकते हैं। इट कैन वर्क इन आवर गियर्स, और हमारे दिमाग जो हमारा दिमाग है ना इस गियर के आधार पे वर्क कर सकता है, काम कर सकता है, जस्ट एज वेल जैसा हम लोग चाहते हैं। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंग्स फास्ट enough to keep up comfortably with rapid change of scene and action, लेकिन मेरी तरह के बहुत सारे ऐसे इसमें हमारे मतलब जैसे सोचने वाले दर्शक होंगे, देखने वाले उस तरह के पेशेंट्स होंगे, रोगी होंगे जो अपने दिमाग को उस कहानी या स्टोरी के आधार पर एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, या तो पीछे छूट जाते हैं या फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो वैसे बहुत सारे लोग होंगे विथ रैपिड चेंज, जो सीन के आधार पर अपने दिमाग को चेंज करेंगे और स्पीड में उसको चेंज करेंगे, ऑफ सीन एंड एक्शन, एक्शन के आधार पर उसको चेंज करेंगे। जैसे कि हम कोई भी चीज़ को देखते हैं ना, स्टोरी या कहानी देखते हैं, तो उस कहानी के एक्शन के आधार पर हमारे दिमाग की गति बढ़ जाती है, और 3 घंटे की स्टोरी को या फिर 1 घंटे की स्टोरी को हम लोग 1 घंटा पूरा समझ जाते हैं कि इसमें हीरो का कौन सा काम था, विलियन का कौन सा काम था, किस तरह से ये कहानी हमें क्या कहना चाह रही है। इन सभी चीज़ों को हम लोग आसानी से समझ पाते हैं। तो यही चीज़ इसमें बताया कि उस एक्शन को हम लोग समझ जाते हैं और दिमाग के स्पीड को हाई गियर में लगा देते हैं। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago। दे थिंक मच फास्टर, आज के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा तेज सोचने लगे। पीपल डिड 30 years ago, आज से 30 वर्ष पहले जो लोग सोच रहे थे उससे ज़्यादा फास्टर अभी के लोग सोचना शुरू कर दिए हैं। अभी बहुत गतिशीलता आ गई है और बहुत गति बढ़ गई है। तो 30 वर्ष पहले जो लोग थे उससे ज़्यादा फास्टर आज के लोग सोचने लगे हैं। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट nowadays many not get another chance in this world to think at all। इस तरह से क्या कर रहा है कि पॉसिबली जैसा कि यह संभावना है, बिकॉज दोज जो लोग भी हु डिड नॉट थिंक जो नहीं सोच सकते हैं, फास्ट जो तेज गति से नहीं सोच सकते, इन द हाई स्ट्रीट नाउडेज आज की तेज गति में, आज की रफ्तार में यदि कोई तेज गति से तीव्र गति से नहीं सोच सकते हैं, मे नॉट गेट उन्हें नहीं प्राप्त होने वाला है, नॉट गेट अनदर चांस उसे कोई दूसरा चांस नहीं मिलने जा रहा है, नहीं मिलने वाला है, इन दिस वर्ल्ड मतलब इस संसार में, टू थिंक एट ऑल जिन्हें बाद में सोचने के लिए इतने फास्ट मूवमेंट में गति के जीवन की रफ्तार जो हो गई, गति हो गई, इतने फास्ट मूवमेंट के आधार पर उन्हें सोचने के लिए संसार समय नहीं देगा। दिस इज द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द पीस ऑफ लिविंग। तो यह आपको कैसा लगा? ये पूरे स्टोरी को हम लोगों ने पढ़ा और इसके मीनिंग को जाना, और
इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया, द पेस फॉर लिविंग। इसके सारे मैटर्स और कहानी को हम लोग जान चुके हैं। सारांश में हम लोग शॉर्ट में एक बार समरी देखें कि इसमें आर.सी. हकिंसन नाम के जो लेखक हैं, वो बहुत सारे ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, वो बहुत सारे स्टोरी को लिखते हैं और उस स्टोरी के माध्यम से वह दिल को छूने वाली सेंसिटिव इशू होती है जो उस समझ के सामाजिक परिवेश के बारे में बताने के लिए जो प्रदर्शित करती है, और इस तरह से वह सारे समाज के विरोधाभास उतार चढ़ाव को देखते हुए उस कहानी को लिखते हैं। इस कहानी में वो वैसे दिल को छूने वाली कहानी के बारे में बताते हैं, द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, आदमी की गतिशीलता के बारे में बताते हैं कि आज के डेट में सभी लोग जो हैं अंडर प्रेशर है, मतलब सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, सभी जीवन की गति से सभी लोग जुड़े हुए हैं और सामान्य लय मतलब नॉर्मल रिदम से ऊपर उठ गए हैं, सभी को प्रेशर हो रही है, सभी को परेशानियां बढ़ गई हैं, सभी के एक्सपेक्टेशन बढ़ गई हैं। इस तरह से सभी लोग प्रेशर में, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन, आज की गतिशीलता में आदमी, मनुष्य, औरत, सभी लोग कहीं ना कहीं प्रेशर से ग्रसित है। इसके बाद लेखक कहते हैं कि मैं डबलिंग में गया था, वहाँ पर एक नाटक देखा था, उसमें चीफ कैरेक्टर मतलब मुख्य भूमिका में जो था वह कॉर्न मर्चेंट था, यानी वो भुट्टा बेचने वाला आदमी था जो आयरिश कंट्री टाउन, एक ऐसे छोटे से शहर में रहता था जो चारों तरफ से आयरिश कंट्री शहर था। उसमें जो एक आदमी है, बहुत तरह से उसके दिल में बहुत तरह की जो एंजाइटीज़ है, भय है, चिंता है और टेंशन में पड़ा रहता है। इसके साथ ही उसे बहुत तरह की परेशानियां होती है। उसका जो भतीजा होता है उसको चीट करता है, जो भतीजा उसे छल करता है, उसकी कमाई से छलावा करता है। इसके साथ ही उसकी वाइफ जो है उसको प्रत्येक हॉलीडे में कम से कम $10 खर्च करने के लिए चाहिए होता है। बेचारा इन सब बातों से उसका हृदय चीख उठता है, और चीखने के साथ साथ उसमें उसका दिल करुणा से भर जाता है, वह चिल्लाने लगता है, हृदय से उसकी करुणा आती है, एक तरह से उसका जो करुणा भाव आता है, वह सोचने लगता है कि एक एरोप्लेन कैसे 1000 माइल की दूरी 1 घंटा में तय करते हैं, जीवन की गति को कहाँ से कहाँ बढ़ा कर ले गया। इसके बाद ये सारे जो इसका एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से जो लेखक महोदय उन्हें आश्चर्य होता है, मंत्रमुग्ध करने वाला होता है कि ये आदमी का एग्जाम्पल कैसा है। एक तरफ जहाँ परिवार की क्राइसिस और चिंताओं से भरा हुआ है, वहाँ पर हवाई जहाज का एग्जाम्पल दे रहा है। तो यह एक हास्यपद घटना नहीं है, उदाहरण नहीं है कि जिस एग्जाम्पल को वो दे रहा है वो सच है कि नहीं है, और यह किसी तरह से उसके एग्जाम्पल को उसके जीवन से कोरिलेट नहीं कर रहा है, मतलब उसको जोड़ नहीं रहा है। दीज आर नॉट द कोरिलेटेड फ्रॉम देयर एग्जाम्पल ऑफ देयर स्टोरी, उसके कहानी से कोरिलेट नहीं करता है। और इसके साथ ही यह कोई हास्य में नहीं लाता है, लेकिन यह लेखक महोदय को ना झकझोर देता है इस तरह का एग्जाम्पल कि नेकी पर फीकी लगे बिन अवसर की बात। इसका समस्या कुछ और है और इसका एग्जाम्पल कहीं और चला जाता है। इस तरह से वह उस सभी बातों को सोचने लगता है कि एरोप्लेन्स के बारे में, और उसका जीवन फिर वह देखने लगता है कि इसका मूर्खतापूर्ण एग्जाम्पल है। इसके बाद इन सभी संवेदनाओं के साथ जो जीवन में हम क्षण क्षण प्रतिपल अपने सोच को, मन जो चंचलता होती है वो प्रतिपल बढ़ने लगती है, सभी बातों को जानने लगता है। और इसके साथ ही जो रैपिड मूवमेंट होता है हमारे जीवन में, महत्वाकांक्षाएं होती हैं, चाहे मन से किसी बातों को यदि हम जानते हैं तो उसे बार बार हम लोग जीवन में रिपीट करते हैं, यानी कि मन हमारा कहीं और चला जाता है, तन कहीं और आता है। इस तरह से रैपिड मूवमेंट करते हैं, इसके बारे में सोचने लगता है और उसे के मन में यह तीव्र इच्छा होती है कि काश इतना जो स्पीड होगा, मेरे पास एक कार होता और उसका मैं ड्राइविंग करता, ड्राइविंग सीट पे बैठता और कार की जो स्पीड होती वह 90 माइल्स पर आवर के स्पीड से होता, वो मैं ड्राइविंग करके उस गाड़ी को जाता। कोई ज़रूरी नहीं कि कार मेरी ही हो, लेकिन मैं उसे ड्राइव करता और मैं इस तरह से रात का जो खाना है उसको मैं लंदन में खाता और दोपहर का खाना न्यूयॉर्क में खाता। इस तरह से मैं पूरे मशीनी लाइफ को जीता और इस तरह से सारे एक्सपेक्टेशन और रियल प्लेजर को जीता। लेकिन इससे ज़्यादा मज़ा हमें तब आता है जब हम वहाँ के कंट्री के बस में चलते हैं और समरसेट से लेकर स्पेन तक की यात्रा करते हैं, जो नाटकीय मूल्यांकन के साथ होती है। एक अजीब तरह का मज़ा देता है। और इसके साथ ही इसमें यह भी दिया है कि जो स्पीड होती है, जीवन की गति होती है, वो कहीं ना कहीं मेजरमेंट करता है, यानी कि जो माइंड का जो हमारा क्या बोलते हैं गति होती है, और जितने भी टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, उनके बारे में इसमें चर्चा की गई है कि मंद सोचने वाला जो होता है, यह इसमें यह बताना चाहते हैं कि जो मंद सोचने वाला था उसकी स्पीड कम होती है। जैसे कोई घटना घट जाती है, कोई बातें कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उसके मन में 4 घंटा के बाद आता है कि इसका जवाब मुझे यह देना चाहिए, तो ये मन की घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। फिर उसके बाद ये बोलता है कि पूर्व धारणा से ग्रसित है कि बाद में उसे सोच आती है। एट ए टाइम जब पार्टी होती है उस समय उसे सोच नहीं आती है और बाद में उसको सोच आती है। इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही वो क्या कह रहा है कि
ओवरऑल जो होता है, जो कम सोचने वाले होते हैं वो भयंकर विकलांग, दिमाग से विकलांग होते हैं, जिसको बोलते हैं टेरेबली हैंडीकैप्टेड थ्रू द माइंड। वो बिजनेस में सोचने में उसका दिमाग प्रखर नहीं होता है, और सामान्य सोच में जैसे कि इंटरटेनमेंट करने में और इन्जॉय करने में दिमाग हमारा स्पीड चलता है, तो दिमाग का रोटेशन को हम स्पीड कर सकते हैं। फिर आगे उन्होंने एक एग्जांपल बताया लेखक महोदय ने कि जब वो सिनेमा देखने जाते हैं तो अपने आप को ना ऐसा पाते हैं कि निराशा और भय भरे को, मतलब ऐसा भयानक कोहरा में है जिसका कोई एम और डायरेक्शन ही नहीं है। जब वो अपनी वाइफ के साथ सिनेमा देखने जाते हैं तो प्रत्येक 2 और 3 मिनट में अपनी पत्नी को नॉक करते हैं, उनसे पूछते हैं कि बुदबुदा करके उनसे पूछते हैं कि जो लड़की थी क्या ये वही लड़की है जो सिनेमा के शुरू में आई थी। उसकी पत्नी बोलती है नहीं, ये लड़की दूसरी है, इसमें 3 तरह की लड़कियां हैं, तीनों के बारे में मतलब उनको फाइंड आउट करना, पहचान नहीं पाते हैं। एक लड़की है जो लंबे बालों वाली है, जिसका बाल जो है सुनहरा भूरा कलर का है, उसकी आंखें नीली हैं, जबकि दूसरी लड़की छोटे बालों वाली है और उसका आँख भी भूरा नीला है, और तीसरी लड़की जो है वह काले बालों वाली है और वह श्यावली लड़की है। और तीनों लड़कियां हैं, अलग अलग हीरोइन है। इसमें एक हीरो है जो कि फिर टोपी को उतार कर घर के अंदर प्रवेश करता है, और इस तरह से वो देखता है कि वह जो हीरो होता है सभी लड़कियों से बारी बारी से प्यार करता है। बी से करता है, सी से करता है और ए से करता है, इन ऑर्डर, मतलब 1 बाय 1 प्यार करता है। और इसके साथ ही इसमें यह चीज़ के बारे में बताया है कि माइंड को हम लोग ना ट्रेंड कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। माइंड को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम अपने आप को माइंड को ढाल सकते हैं। वो सारे स्टोरी दिमाग में रिकॉल होते चला जाता है, उसको हम लोग अपने माइंड पर प्रेशर डालते हैं, और इसमें गियर सिस्टम पर हम दिमाग को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में चर्चा की गई। इसके बाद ही इसमें यह भी बताया कि ये सारे मैटर्स जो होते हैं, हम अपने दिमाग को यदि सिचुएशन के आधार पर, सिनेमा की सही बातों के लिए हम नहीं जान पाते हैं, कंफर्टेबली अपने दिमाग को रैपिड मूवमेंट के आधार पर चेंज नहीं कर पाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं पीछे चले जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं, जो कि हमें हरासमेंट की तरफ ले जाता है। अभी के जो आदमी है ना, मॉडर्न युग का जो आदमी है, आज से 30 वर्ष पहले वाले जो स्लो थिंकर्स है उनसे बहुत ज़्यादा फास्ट सोचने वाले हो गए हैं। इस तरह से इस पूरे कहानी में हम लोगों ने देखा कि आज पॉसिबिलिटी है कि वर्ल्ड यानी संसार में वही व्यक्ति टिक पाता है जो समय के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है, जीवन की गति के साथ साथ अपने आप को एडजस्ट करता है। वही व्यक्ति आज के समाज में टिक सकता है, नहीं तो उसे संसार जो पीछे छोड़ देता है, उसे कोई दूसरा चांस नहीं देता है जिससे कि जीवन की गति को कर सके। तो ये पूरी कहानी को हम लोग बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा समझ में आया कि किस तरह कहानी है। वीडियो आपको कैसा लगा? तो इस तरह से पूरा आपका द पीस फॉर लिविंग चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इसे आप सुने और ध्यान से, इसके सारे वर्ड मीनिंग्स को मैं बताऊंगा, और ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान से पढ़े। वीडियो आपको उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा, आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो इस सारे वीडियो कहानी को आप आत्मसात करें और इसको आप फिर से प्रैक्टिस करें अपने बुक के साथ में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो आपको यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। सभी क्लास 10 बिहार बोर्ड के बच्चों को शुभ आशीर्वाद और स्नेह प्यार। इस तरह से आपका पहला चैप्टर द पीस फॉर लिविंग कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।